शी जिनपिंग एक बहुत नेशनलिस्ट छवि के और हार्ड लाइनर टाइप आदमी है। बाकी जो इनके सो कॉल्ड सक्सेसर्स बताए जा रहे हैं, हो सकता है वो लेस कन्फ्रंटेशनिस्ट हों, हो सकता है कि वो झगड़ा झंझट खासकर अमेरिका के साथ उसको छोड़ करके कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें, ऐसा माना जा रहा है। मगर अभी आप किस तरफ झुके हुए हैं कि कुछ चल रहा है चीन में या नहीं? देखिए, आर्टिकल 23 इनका पार्टी का चार्टर है, वो बताता है कि जनरल सेक्रेटरी ही प्रेसिडेंट बनता है, पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी है। तो वो कैसे चुना जाएगा, उसके लिए ना एक प्लेनम बुलाना पड़ता है, और प्लेनम में 205 मेंबर होते हैं सेंट्रल कमेटी के। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी, एक पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसी के अंदर जो 7 से 9 इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ग्रुप, जो पीपल्स कांग्रेस है उसके अंदर लेके जाता है और उनको एनकरेज करता है कि ये डिसीजंस है, इनको फॉलो किया जाए। जनरली जो जनरल सेक्रेटरी होता है वही इस स्टैंडिंग कमेटी को हमेशा हेड करता है और उसी को ही आगे लेके जाता है। तो उनमें से एक का नाम होना चाहिए जो कि जनरल सेक्रेटरी के लिए चूज किया जा सकता है। तो ये जो हु जिनताओ की आपने बात करी थी, जो 20th कांग्रेस अक्टूबर 2022 के अंदर उनको निकाला गया था, उस कांग्रेस से एस्कॉर्ट किया गया था, वो जी जिनपिंग के पास खड़े भी हुए थे आके, लेकिन जी जिनपिंग ने मुंह उधर कर दिया था। अगर आपको मुंह फेर लिया था, हाँ, मुंह फेर लिया था, शायद वो उनसे कुछ कहना चाहते थे। तो और जाने से पहले ली के ऊपर वो हाथ रख के गए थे। और ली जो है, ली खियांग इनके प्रीमियर है इस समय। इनका सिस्टम मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इनका होता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो उनकी एक टाइप की पार्लियामेंट है, जिसमें 2977 मेंबर हैं। ये पार्लियामेंट होती है, लेकिन इसमें अगर कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो डिसाइड करके करती है, इनको देती है, तभी वो लोग लेते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग एक डिसीजन तो नहीं ले सकते, तो सिर्फ वोट कर सकते हैं। और तीसरी होती है जुडिशरी का कुछ भी रोल नहीं है इसमें, वो डायरेक्टली सीपीसी के अंडर आते हैं, तो वो उन्हीं के लिए अकाउंटेबल है। तो मतलब ये टोटली ऑटोक्रेटिक सिस्टम है। जब इनको एस्कॉर्ट किया गया तो ही वॉज सीन, उनको देखा जाता था एक मॉडरेट, एक रिफॉर्मिस्ट, एक कलेक्टिव लीडरशिप वाला आदमी, जिसकी बड़ी बनती थी सभी के साथ, काफी जनरल्स के साथ उसकी दोस्ती भी थी। तो उनको जब उनको हटाया गया, क्योंकि इनको थ्रेट सिर्फ उसी से ही थी, हु जिनताओ से या उसके सक्सेसर से, मतलब जो वो चूज करें कि ये सक्सेसर होना चाहिए। तो इस वजह से उनको एस्कॉर्ट करके, और क्यों लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया, वो पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते थे कि देखो ही साइडलाइन, अपने अंदर चाइना के अंदर सबको दिखाना चाहते थे कि ही साइडलाइन, और उसको हटा दिया और वहां से लेके चले गए। लेकिन हु जिनताओ के साथ जो जनरल काम करते हैं, आपने एक का नाम लिया था, जनरल ज़ैंग यूशिया, ये जो है फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन है इस समय सीएमसी के। सीएमसी इनकी सबसे पावरफुल बॉडी है, क्योंकि तो आर्मी है, मिलिट्री कमांड है वो तो, और वो डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली किसको जनरल सेक्रेटरी बनना है, क्योंकि पावर तो उसके पास है ना, भी आर्मी के पास है, और जो भी जनरल सेक्रेटरी बनेगा आर्मी को साथ लेके चलना है। तो यहां पे एक नाम आता है वैंग यांग का, जिनको आप बता रहे थे कि वो टेक्नोक्रेट हैं। और जब भी किसी को साइडलाइन करना हो, या तो बीमारी, जैसे कि आप सब ने बोला बीमार हैं और बीमार लगते भी हैं, दिखते भी हैं, या दूसरा उसको साइडलाइन करना है, या तीसरा वो मर गया कहीं, अगर बहुत टाइम के लिए कोई गायब हो जाए। ऐसा हुआ नहीं है, अभी बेलारूस के टाइम में विजिट में भी वो दिखे थे, और न्यूजीलैंड के भी दिखे थे। इसका मतलब मरा नहीं है, इसका मतलब या बीमार है या उसको साइडलाइन किया जा रहा है। और जैसे जनरल साहब बोल रहे थे ना कि साइडलाइन वहां पे, जैसे जेरोक्स कंपनी है, उनका जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है 80 साल का होता है। भारत में तो 5 साल से ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं है, वहां 80 साल का लॉन्ग टर्म प्लान होता है। कोई भी चीज वो जल्दी नहीं करते हैं, वो बड़े आराम से इसको साइडलाइन करेंगे अगर करना हुआ। और वैंग यांग जो अभी देखिए ब्रिक्स में भी कौन जा रहा है, ली कियांग जा रहे हैं, प्रीमियर जा रहे हैं। हाँ, ये ब्रिक्स में भी नहीं जा रहे हैं, ये ब्रिक्स में भी नहीं जा रहे। अभी वैंग यांग जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं, टेक्नोक्रेट हैं। वो पिछले कई कमिटीज में या तो चेयरमैन रह चुके हैं या वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको पोजीशन किया जा रहा है। पर क्या, एक सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है ना कि शी जिनपिंग वाकई प्रेसिडेंट फॉर लाइफ हो गए थे? देखिए, वाकई प्रेसिडेंट फॉर लाइफ कॉन्स्टिट्यूशनली टेक्निकली नहीं हुए थे। देखिए, चाइना अभी भी नॉर्थ कोरिया नहीं है। चाइना में पार्टी का शासन है, इंपॉर्टेंट है, पार्टी का शासन है, और पार्टी का अभी भी पार्टी का शासन है, और पावर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। एक प्रोसेस के तहत चीज़ें वहाँ हो रही हैं। वो जब बने तो उन्होंने जो थर्ड टर्म लिया वही प्रोसेस के तहत लिया। बात है कि एक उन्होंने परंपरा को तोड़ा, एक अनरिटन रूल को तोड़ा, वो बात अपनी जगह सही है। पार्टी में, जनता में उनका समर्थन है, पार्टी में उनका समर्थन है,
आज की तारीख पर जो दिखाई दे रहा है, ये हेल्थ का इशू मैं मानता हूं कि ये वास्तव में फील हो रहा है कि हेल्थ का इशू लग रहा है उनके साथ, हो सकता है। और दूसरी बात, जो दूसरी चीज मैं देख रहा हूं, पिछले करीब 1 साल पहले करीब से वहां पर अफवाहों का जोर बड़ा जबरदस्त चल रहा है। अच्छा, चाइना में भी? चाइना में भी चल रहा है, जो मेरी अपनी खबरें हैं कि वहां पर अफवाहों का जो जबरदस्त कि एक सॉफ्ट कू हो गया है या इस तरीके की बातें आ रही हैं। तो उसमें मुझे ओवरऑल ये लग रहा है कि देखिए उन्हें तीसरा टर्म मिल गया है, उम्र भी उनकी 75 के करीब होने जा रही है, और 13 से लगाएंगे 23, 28 तक वो प्रेसिडेंट रहने हैं, और 27 तक वो रहे हैं जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि प्रेसिडेंट करीब 6 महीने बाद बनता है उनका, मार्च में जाके बनता है अगले साल। तो वो पीरियड उनका आ रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर उसके हेल्थ के साथ अगर मिला के देखें तो पार्टी में फैक्शनल पॉलिटिक्स जो उन्होंने इतने दिनों तक दबा के रखी हुई थी वो राइज कर रही है दोबारा।